कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पहले लग चुकी कोविड वैक्सीन क्या आपको बचा पाएगी? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। गुरुग्राम में एक शख्स के शरीर से निकली 8,125 पथरियां। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों बनती है और इससे कैसे बचें। विटामिन डी के सप्लीमेंट खा रहे हैं फिर भी शरीर में विटामिन डी की कमी है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। Brought to you by नमस्ते इंडिया एंड किंग सोयाबीन ऑयल। इंडिया को पसंद है थोड़ा ज्यादा। नमस्ते इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। हमारे इस एपिसोड से आपको अब तक पता चल चुका होगा कि एशिया के कई देशों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, भारत में भी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन तैयार रखने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कोरोना वायरस के मामले दोबारा क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर हम इस एपिसोड में बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि जो कोविड वैक्सीन लग चुकी हैं, क्या वो अब असरदार हैं? जो 2 डोज पहले लग चुके हैं, क्या वो आपको अभी फैल रहे JN.1 वेरिएंट से बचा पाएंगे? ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, क्या उन्हें बूस्टर डोज लगवाना चाहिए? कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट के लक्षण क्या हैं और कोविड-19 ना हो इसके लिए क्या किया जाए, सुनिए। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। कोविड की जो नॉर्मल वैक्सीन्स हैं, जो आपने 2 अब तक लगवाई होंगी और किन्हीं किन्हीं ने 3 वैक्सीन्स लगवाई होंगी, अमूमन तौर पे क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब रूप या एक सब पार्ट है, तो यूजुअली जो वैक्सीन्स हैं वो इसकी अच्छी कवरेज और अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बट क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी लो हो चुकी है, बड़े बुजुर्ग लोग जो कि हाई रिस्क पे हैं कोविड की वजह से ज़्यादा लक्षणों के, ऐसे में उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो बूस्टर वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं। अमूमन तौर पे जो नई वैक्सीन्स या जो न्यूअर बूस्टर्स आ रही हैं वो इस वायरस को भी अच्छे से प्रोटेक्ट और कवर करके रखती हैं। तो अगर आपने अपनी 2 डोज लगवा ली हैं और उनको लगवा के अमूमन तौर पे लोगों को 2 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं, तो प्रेफरेबली बड़े लोग या जिनकी इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया किसी कारणवश कम है, वो तीसरे डोज यानी बूस्टर डोज के लिए, और हम जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स भी 3rd डोज के लिए जा सकते हैं। दैट कैन बी प्रेफरेबल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड में JN.1 वेरिएंट के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानें कि इसमें पैनिक और घबराहट का माहौल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वेरिएंट ऑफ पैनिक नहीं, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। जैसे नॉर्मल तौर पे हमारे कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स और स्ट्रेन्स आए, ऐसे ही ये उन्हीं का एक और म्यूटेटेड वर्जन है, जिसकी वजह से ये वायरस भले ही तेजी से फैलने और संक्रमण करने के लिए और सशक्त हुआ है, बट स्टिल इसकी सिवियरिटी, इससे होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क अब भी काफ़ी कम है या ना के बराबर है। इसमें नॉर्मल रूप से जो लक्षण होते हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, तेज बुखार के, और किन्हीं किन्हीं लोगों में सांस का तेजी से फूलना या छाती में दर्द भी हो सकता है। कोविड-19 से बचने के लिए कोविड के न्यू नॉर्मल बिहेवियर जो हमें कोविड ने सिखाए, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल नहीं, मास्क, जहाँ पे भी आप प्राइवेट पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हो, भीड़ बाजार या मार्केट में जा रहे हो, अगर आपके आसपास के व्यक्ति खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, या ऑफिस में कई लोग बीमार हैं, तो ऐसे में मास्क लगाना ना भूलें। अपने आप को अच्छे से सुरक्षित रूप से रखने के लिए उपयुक्त रूप से सैनिटाइज करें, और जहां नीड हो वहां पे हाथों को अच्छे से धोएं, स्पेशली घर से बाहर निकलते वक्त और घर वापस आते वक्त। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोविड से जुड़े लक्षण या फिर फ्लू से जुड़े लक्षण महसूस होते हैं तो दूसरों से दूरी बना लें, मास्क लगाएं और जांच करवाएं, टेस्ट करवाएं। अगर आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो ज़रूरी इलाज करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। छोटे छोटे 8,125 स्टोन्स, सोचिए कितने सारे होंगे ये। लेकिन ये स्टोन्स किसी इमारत का हिस्सा नहीं है,
ये एक इंसान के शरीर से निकले हैं। 70 साल के एक बुजुर्ग के पेट से निकाले गए हैं। मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है। यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में पिछले दिनों एक बुजुर्ग जांच करवाने आए। वो कई सालों से पेट दर्द, भूख ना लगना, कभी कभी बुखार, कमजोरी और सीने में भारीपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन अपना इलाज नहीं करा रहे थे। जब तबीयत बहुत बिगड़ गई, दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब उन्हें अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उनका अल्ट्रासाउंड किया। पता चला कि बुजुर्ग का गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय पथरियों से भरा पड़ा है। मामला गंभीर था, इसलिए डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की। ये सर्जरी 1 घंटे तक चली। कई सारी पथरियां निकाली गई। जब इन पथरियों की गिनती की गई तो संख्या निकली 8125। आपको बता दें, इन पथरियों को गिनने में करीब 6 घंटे लगे। अब ये बुजुर्ग ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये सबक है उन सभी लोगों के लिए जो शरीर द्वारा दिए जा रहे संकेतों पर ध्यान नहीं देते, लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक हालात बद से बदतर नहीं हो जाते। पित्ताशय में पथरी होने यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन होना एक आम समस्या है, बशर्त इसके लक्षण पकड़ में आ जाएं और सही समय पर इलाज हो जाए। हमने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर लोहित चौहान से पूछा कि आखिर पित्ताशय में पथरी यानी गॉल स्टोन्स क्यों हो जाते हैं और इनसे बचने के लिए क्या किया जाए। डॉक्टर लोहित बताते हैं कि हमारा पित्ताशय पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर होता है, ठीक लिवर के नीचे। इसमें बाइल भरा होता है। बाइल यानी पित्त, ये लिवर में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। इस बाइल में पानी, सॉल्ट, बिलिरुबिन और कई दूसरी चीजें होती हैं। जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें फैट होता है, तब यह बाइल पित्ताशय से निकलकर छोटी आंत में जाता है और उस फैट वाले खाने को पचाने में मदद करता है। जब बाइल में मौजूद चीजों का बैलेंस बिगड़ जाता है, किसी एक चीज की मात्रा बढ़ने लगती है, फर्ज कीजिए जैसे बिलिरुबिन की, तब वो पित्ताशय के नीचे की ओर जमा होने लगता है और पथरी बनने लगती है। अगर बिलिरुबिन की वजह से पित्ताशय में पथरी बन रही है तो उसे पिगमेंट स्टोन्स कहेंगे। सबसे आम तरह के जो गॉल स्टोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं, जो बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर बनते हैं। पित्ताशय में पथरी होने पर अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब पथरियों का साइज बढ़ जाता है या वो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देती हैं, तब लक्षण दिखने लगते हैं। बाइल डक्ट एक तरह की नली है जिसके जरिए बाइल एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचता है। जब कोई बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाता है तब पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होने लगता है, उबकाई आने लगती है, साथ में बुखार भी आता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना निकलता है, स्किन और आंखें पीली पड़ जाती हैं, पेशाब का रंग गाढ़ा और स्टूल का रंग हल्का हो जाता है। ये लक्षण रुक रुक कर भी आ सकते हैं या फिर लगातार भी रह सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करवाएं। अगर डॉक्टर को पित्ताशय में पथरी होने का शक होगा तो वो पेट का अल्ट्रासाउंड कराने को कहेंगे। इससे पता चल जाएगा कि पथरी है या नहीं। पित्ताशय में पथरी होने पर अक्सर डॉक्टर गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह देते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इससे आगे पथरी होने का रिस्क नहीं रहता। आप बिना पित्ताशय के भी आराम से रह सकते हैं, बस बाइल लिवर से निकलकर सीधे छोटी आंत में जाता है। हालांकि जब किसी वजह से सर्जरी नहीं की जा सकती, जैसे किसी बीमारी के चलते या अगर मरीज आईसीयू में भर्ती है, तब कोलेसिस्टोस्टोमी की जाती है। इसमें पित्ताशय में एक कट लगाया जाता है, फिर उसमें कैथेटर नाम का ट्यूब डाला जाता है और पूरा पित्ताशय खाली कर दिया जाता है। पित्त की पथरी से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाना कम खाएं। इनमें अनहेल्दी फैट होता है जिसे पचाना मुश्किल होता है। इससे पित्ताशय पर दबाव पड़ता है और पित्त की थैली में स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाता है। जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर होती है उन्हें भी खाने से बचें, जैसे केक, कुकीज़, सोडा, मीठी चाय, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह। इन्हें खाने पीने से भी बाइल में संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पित्ताशय में पथरी बनने का रिस्क होता है। आपको फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। साथ ही हेल्दी फैट्स खाइए। ये मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सनशाइन विटामिन। गेस कीजिए ये कौन सा विटामिन है। जिन लोगों ने जवाब दिया है विटामिन डी, आपको मिलते हैं 7 करोड़। ये सही जवाब है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है, यहाँ तक कि शरीर कैल्शियम भी तभी सोख पाता है जब उसे साथ में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी यानी कैल्शियम की भी कमी, तो सोचिए ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है।
आमतौर पर विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। खाने पीने की कुछ चीज़ों में भी विटामिन डी होता है, जैसे मछली और अंडे की जर्दी। फिर भी हर 5 में से 1 भारतीय में विटामिन डी की कमी होती है। यानी विटामिन डी की कमी हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या है। इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाने की सलाह देते हैं। अजीब बात यह है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको 3 रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 3 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो विटामिन डी सप्लीमेंट ना ही असर करेंगे, ना ही आपको उनका पूरा फायदा मिलेगा। क्या है ये 3 रूल्स? ये हमें बताया ब्लूम क्लिनिक्स दिल्ली में न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अंजना कालिया ने। पहला रूल, सही विटामिन डी सप्लीमेंट चुनना। मार्केट में 2 तरह के विटामिन डी सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 पौधों से मिलता है, वहीं विटामिन D3 जानवरों से। दोनों ही तरह के विटामिन डी सप्लीमेंट शरीर में विटामिन डी का लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन विटामिन D3 ज़्यादा असरदार है। इसका असर भी लंबे वक्त तक रहता है, ये शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको इसके लिए विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स चुनने चाहिए, ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। दूसरा रूल, सप्लीमेंट की मात्रा। आमतौर पर लोगों को हर दिन 600 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके लिए सही मात्रा क्या है ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे आपकी उम्र क्या है, आपकी डाइट कैसी है, आपको सूरज की कितनी रोशनी मिल रही है और आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अगर आप ज़रूरत से कम विटामिन डी लेंगे तो शरीर में उसकी कमी बनी ही रहेगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इससे उबकाई आना, उल्टी आना, कब्ज़, भूख कम लगना और शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए विटामिन डी को सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए सही मात्रा क्या है ये आपको डॉक्टर बताएंगे आपके शरीर में विटामिन डी का लेवल जांचने के बाद। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तीसरा रूल, विटामिन डी सप्लीमेंट किसके साथ ले रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी शरीर को इसे ठीक तरह सोखने के लिए फैट की भी ज़रूरत होती है। अगर आप इसे बिना किसी फैट के लेंगे या खाली पेट लेंगे तो ये सप्लीमेंट उतना असर नहीं करेगा। इसलिए इसे हमेशा खाने के बाद ही लें। आप किसी भी खाने के बाद इसे अपनी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं ये जांचने के लिए आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। कोशिश तो यही करिए कि आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको नेचुरल तरीकों से, डाइट से विटामिन डी मिल जाए। इसके लिए आप धूप में बैठने के अलावा कुछ और चीज़ें भी खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, छेना, चीज़, मशरूम, रागी, मछली और अंडे की जर्दी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।